गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में, या जिसको हम बोलते हैं बंध कोण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देख लेते हैं बॉन्ड एंगल या बंध कोण क्या होता है। इसका डेफिनेशन हो जाता है किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए दो निकटवर्ती बंधों के मध्य बने कोण को बंध कोण या बॉन्ड एंगल कहते हैं। मान लीजिए कोई भी एक अणु हम ले लेते हैं, उस अणु में जो भी सेंट्रल एटम होगा, जो भी केंद्रीय परमाणु होगा, उनके पास के किसी भी दो बंध को यदि हम लेते हैं तो उनके बीच बना हुआ जो कोण होगा वो कहलाएगा आपका बंध कोण। इसको एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा? बोरान होगा। अब ये जो बोरान है, ये बोरान क्या करता है? 3 क्लोरीन परमाणु को इस तरह से ये अपने साथ बांध के रखता है, या हम ये कह सकते हैं कि बोरान जो है वो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अब ये जो सेंट्रल एटम होगा, ये सेंट्रल एटम के आसपास जो भी बॉन्ड है, जितना भी बॉन्ड इसने बनाया है, उसमें से किसी भी दो को आप ले लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे ये और ये, चाहे ये और ये, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी दो बंध जो है उनके बीच का ये जो कोण होगा, ये मान लीजिए हम इसको इस तरह से बना दें, तो उनके बीच का ये जो कोण होगा इसी को बोला जाता है बॉन्ड एंगल या बंध कोण। तो ये जो बंध कोण होते हैं इनको हम डिग्री से या मिनट से दर्शाते हैं, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से कारक हैं जो बॉन्ड एंगल को प्रभावित करते हैं। तो जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें सबसे पहले होता है संकरण के प्रकार। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया BeCl2, BCl3 और हम ले लेते हैं CH4, इस तरीके का। अब मान लीजिए हम देखते हैं कि जो BeCl2 होता है, BeCl2 में होता है आपका sp संकरण, उसी तरह BeCl3 में हो जाता है आपका sp2 संकरण, और जो CH4 है, CH4 में होता है आपका sp3 संकरण। अब यदि हम देखें तो जो BeCl2 होगा, तो BeCl2 में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। उसी तरह जो BeCl3 है इसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे, और जो CH4 होता है उसमें होते हैं 4 बॉन्ड पेयर। और हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो कहाँ रहना चाहते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, वो कहाँ रहना चाहेंगे? एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब यदि हम इसकी संरचना बनाएं तो ये मान लीजिए हो गया आपका B, और 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 Cl को इन्होंने जोड़ के रखा है। तो अब ये दोनों कैसे रहना चाहेंगे? इस तरह से, एक Cl यहाँ रहेगा तो दूसरा Cl यहाँ पर रहना चाहेंगे। मतलब जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तब वो क्या होंगे? एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। तो अधिकतम दूरी के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे के अपोजिट ये उपस्थित होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है? देखिए जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड एंगल बन जाता है आपका 180 डिग्री, जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी तरह से हम देखिए यदि BeCl3 में देखें तो BeCl3 में कितना बॉन्ड पेयर है हमारा? 3 बॉन्ड पेयर है। कौन सा संकरण? sp2 संकरण है। तो अब यदि हम इसकी संरचना देखें तो अब ये तीनों बॉन्ड पेयर कहाँ रहना चाहेंगे? अब देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? आपका बोरान सेंट्रल एटम हो गया, और 3 क्लोरीन है, तो तीनों के तीनों कैसे रहना चाहेंगे? एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर। तो मान लीजिए एक Cl यहाँ पे है तो दूसरा Cl कहाँ जाएगा? इधर चला जाएगा, और तीसरा Cl जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में यदि हम इनका एंगल देखें तो ये हो जाता है 120 डिग्री का। अब इसी तरह यदि हम CH4 में देखें तो CH4 में कौन सा संकरण हो रहा है? sp3 संकरण, और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं इसमें? टोटल 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो अब ये चारों बॉन्ड पेयर क्या करेगा? इसी की तरह अधिकतम दूरी पर रहना चाहेगा। तो ये मान लीजिए आपका हो गया कार्बन, तो एक हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन या दूसरा बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा इस तरीके का, और चौथा आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब ये वो स्थिति होती है जहाँ पे ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। और इस वक्त यदि हम इनका बॉन्ड एंगल देखें तो ये हो जाता है 109 डिग्री और 28 मिनट, इस तरीके का। तो अब यहाँ पे यदि हम तीनों संरचना में देखें कि जैसे जैसे मान लीजिए संकरण बढ़ रहा है या बॉन्ड पेयर की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? इनका बंध कोण जो है वो कम हो रहा है। तो इसी तरह से जैसे जैसे इनमें संकरण बढ़ेगा, उनमें बॉन्ड पेयर बढ़ेंगे, उस हिसाब से क्या होगा? इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो
कम होता जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो सेकंड होता है लोन पेयर की उपस्थिति। अब ये कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं NH3 और H2O, ये दो मॉलिक्यूल हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो NH3 जो है इसमें होता है आपका sp3 संकरण और H2O में भी होता है आपका sp3 संकरण। अब यदि इसकी हम बात करें तो NH3 में क्या होगा, इसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक होता है इसमें लोन पेयर, जबकि जो H2O है उसमें 2 बॉन्ड पेयर होगा और इसमें होता है आपका 2 लोन पेयर। ये अब यदि हम इनकी संरचना बनाए तो संरचना कैसा हो जाएगा, देखिए अब सेंट्रल एटम हो जाएगा नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया। इसमें रहता है इस तरह से एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन जो है इस तरह से इसमें जुड़ा रहता है ऐसा। वहीं पे यदि हम पानी की संरचना देखें तो पानी में सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब इसमें होते हैं यहाँ पे 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर आ गया, दूसरा लोन पेयर इस तरह से, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ पे देखो कि अब 2 चीज़ें, पहला चीज़ क्या है कि दोनों में सेम संकरण है, इसमें भी sp3 है इसमें भी sp3 है, और साथ ही हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं CH4 को भी, यहाँ पर भी देखिए sp3 संकरण है। अब यदि हम तीनों का कंपेयर करें, तीनों को ले तो देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हैं, जबकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे जो लोन पेयर है यहाँ पे 0 लोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे अनुपस्थित है। जबकि इसमें आप देखो एक लोन पेयर है, पानी में जो है वो 2 लोन पेयर है। तो वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि यदि बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर उपस्थित होगा तब क्या होगी, उसकी ज्यामिति विकृत हो जाएगी, उसका बॉन्ड एंगल जो है वो प्रभावित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि VSPR थ्योरी में ही हमने पढ़ा है कि जो लोन पेयर होता है उसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। तो अब क्या होता है देखिए कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, इन बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करता है। जो बॉन्ड पेयर इस तरह से है, इन बॉन्ड पेयर को क्या करता है, ये प्रतिकर्षित करता है, इस तरह से ये दबाता है, और दबाने की वजह से देखिए जो हाइड्रोजन यहाँ पर है वो सरक करके खिसक करके आ जाता है यहाँ पर। उसी तरह से ये जो हाइड्रोजन है वो भी क्या होगा, अपनी जगह से खिसक जाएगा प्रतिकर्षण के कारण और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि ये जो इनके बीच का ये जो एंगल है वो एंगल घट जाता है। तो देखिए sp3 में बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन इस लोन पेयर के प्रतिकर्षण की वजह से ये जो है हाइड्रोजन जो है या ये जो बॉन्ड पेयर है वो उसको क्या करता है, धकेल देता है। धकेलने की वजह से ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाता है 107 डिग्री, इस तरीके का। ये क्लियर। और उसी तरह यदि हम पानी में देखें तो पानी में 2 लोन पेयर हैं, तो ये दोनों लोन पेयर क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा में इन बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा, ज़्यादा मात्रा में धकेलेगा, दबाएगा। तो दबाने की वजह से क्या होता है, ये भी क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने की वजह से इनके बीच का जो एंगल होता है जो sp3 संकरण में कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये सिकुड़ जाता है और सिकुड़ करके हो जाता है 104 डिग्री 28 मिनट, इस तरीके का। क्लियर। मतलब कि यदि लोन पेयर उपस्थित होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा, और लोन पेयर की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर है तो ये थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो ये और ज़्यादा कम हो गया है। क्लियर। तो यदि सिर्फ मान लीजिए बॉन्ड पेयर होंगे तो जो एंगल जो रहेगा वो रहेगा उसके संकरण के आधार पर, बट यदि उसमें बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आ गया तो क्या करेगा, जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, और इसकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है। तो ये होता है केंद्रीय परमाणु एवं बंधी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे जो है ये बॉन्ड जो एंगल है उसको ये प्रभावित करता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, एक होता है केंद्रीय परमाणु और दूसरा होता है बंधी परमाणु, मतलब केंद्रीय परमाणु से जो जुड़े हुए अन्य परमाणु है वो। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि केंद्रीय परमाणु में यदि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा तब कैसा होगा, और मान लीजिए केंद्रीय परमाणु समान है
और उससे जुड़े हुए जो बंधी परमाणु है उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे हमने दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे हमने मान लो जो पहला एग्जाम्पल ले लिया है NH3 PS3 और ASH3। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन, इसमें फास्फोरस, इसमें आर्सेनिक, और इसमें जो बंधी परमाणु है या जो अदर एटम्स हैं वो क्या है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक, तो जो अदर एटम्स है या जो बंधी परमाणु है वो तो कॉमन है, अलग अलग कौन सा है, जो सेंट्रल एटम है वो अलग अलग है। तो यदि सेंट्रल एटम की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होगी तब कैसे होगा उसका बॉन्ड एंगल, ये हम देखेंगे यहाँ पे। दूसरा जो एग्जांपल है ये हमारा एग्जांपल नंबर 2। अब दूसरा जो एग्जांपल है इसमें आप देखें तो इसमें है PCl3, PBr3 और PI3। अब इसमें आप देख लीजिए सेंट्रल एटम, इसमें भी फास्फोरस है, इसमें भी फास्फोरस है, इसमें भी फास्फोरस है, और जो अदर एटम्स है मतलब जो बंधी परमाणु है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें आपका आयोडीन है, तो जो बंधी परमाणु है वो इसमें अलग अलग है, सेंट्रल एटम जो है वो एक है। तो इसमें यदि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा तब कैसे बॉन्ड एंगल प्रभावित होगा उसको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो केंद्रीय परमाणु होगा, यहाँ पे हम किसको देखेंगे, केंद्रीय परमाणु को, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु यहाँ पे अलग अलग है, बंधी परमाणु तो एक जैसा है। तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में यदि अंतर है तब उसका बॉन्ड एंगल कैसा होता है। अब मान लीजिए हम इसमें से किसी दो को उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने NH3 और PS3 ये दोनों को ले लेते हैं। तो NH3 और PS3 की यदि हम संरचना देखें तो सेंट्रल एटम हो गया आपका N, इसमें रहेगा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इससे जुड़े रहेंगे इस तरह से 3 हाइड्रोजन परमाणु। ये दूसरी तरफ यदि हम PS3 को देखें तो PS3 की भी संरचना सेम यही होगा, ये फास्फोरस सेंट्रल एटम हो जाएगा, इसमें भी होगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इससे भी इस तरह से 3 हाइड्रोजन जो है ये जुड़ा रहेगा ऐसे। तो जो संरचना है दोनों की वो सेम होती है, दोनों में जो संकरण होता है वो भी सेम होता है, दोनों में यदि हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को देखें वो भी सेम होगा। इसमें भी आपके 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर होता है, इसमें भी आपके 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजक बॉन्ड है, और हमने पढ़ा है कि सहसंयोजक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो कहाँ होता है, दोनों के बीच में होता है, इस तरह से। क्लियर। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ पे है, दोनों के बीच में है। अब इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जब अंतर होता है तब क्या करता है, जो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, साझिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है इस साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है। अब खींच करके ये कहाँ चला जाएगा, देखिए अब मान लीजिए इस बॉन्ड को मैं समझ लेता हूं एक रेखा, एक लाइन, ठीक है। समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं बॉन्ड नहीं समझ रहा हूं, इसको मैं मान लेता हूं एक लाइन, एक रेखा। अब इस पोजीशन को इसमें मैं बना देता हूं 3 पोजीशन। ये जो पोजीशन होगी इस पोजीशन को मैंने नाम दे दिया मान लीजिए A, ये दूसरी पोजीशन इसको मैंने नाम दे दिया B, और ये तीसरी पोजीशन इसको मैंने नाम दे दिया C। तो ये बॉन्ड को मैंने क्या माना, एक लाइन मान लिया, एक रेखा मान लिया, और उसके ये 3 पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन्स जो है या तो A पोजीशन पे होंगे या तो B में या तो C में, ठीक है। समझते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए सहसंयोजक बंध है तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे होना चाहिए, दोनों के बीच मतलब A पोजीशन पे। बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। तो वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन A पोजीशन पर होता है वो खींच के कहाँ ले आता है, उसको खींच लेता है, और वो जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वो चला जाता है नाइट्रोजन के करीब, मतलब C पोजीशन पे। क्लियर, समझते जाइए। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी देखो फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजक बॉन्ड है, मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा। इस पोजीशन को हमने क्या माना है, इस पोजीशन को हमने माना है A पोजीशन, उसके बाद ये वाला B यहाँ भी बना लेते हैं, और ये जो पोजीशन होगा इसको बना लेते हैं हम C पोजीशन। क्लियर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर भी जो फास्फोरस और हाइड्रोजन है उसमें अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म A पोजीशन पर है उसको खींचेगा अपनी ओर, और वो इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ गया, B पोजीशन पर आ गया। ये क्लियर। अब यहाँ पे देखते जाओ, नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, A से निकल करके वो C पोजीशन पे आ गया। और यहाँ पर भी फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचा
और जो इलेक्ट्रॉन, जो साझे का इलेक्ट्रॉन ए पोजीशन पे था, मतलब दोनों के बीच में था, वो क्या हो गया, थोड़ा सा फास्फोरस की तरफ सरक गया, मतलब वो आ गया बी पोजीशन पर। अब यहां पे देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां गया, सी पोजीशन पे, यहां पे इलेक्ट्रॉन बी पोजीशन पे। इसी को आपको समझना है। कैसे, देखिए अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन में जो ऋण विद्युता होता है वो फास्फोरस से ज्यादा होता है। मतलब कि ये जो है, देखिए यहां पे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसको फास्फोरस ने थोड़ा सा खींचा अपनी ओर, थोड़ा सा खींचा, इसलिए वो ए पोजीशन से कहां चला गया, बी पोजीशन पे सरक गया। लेकिन नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन युग्म को ज्यादा ताकत से खींचेगा, ज्यादा ताकत से खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो कहां था, ए पोजीशन पे था, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से कहां चला गया, सी पोजीशन पे चला गया। तो अब क्या होगा, इसी तरह से नाइट्रोजन यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फास्फोरस भी क्या करेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अब देखिए कि मान लीजिए कि जब ये ए पोजीशन पे था इलेक्ट्रॉन, अब कहां चला गया, सी पोजीशन पे चला गया। यहां का भी जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए इसका ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन, तो यहां इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो अब आप देखो कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब सी पोजीशन पर, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के नजदीक आ गए। पहले मान लीजिए यहां पर थे तो थोड़े से दूर थे, यहां पर एक दूसरे से दूर में थे, लेकिन जैसे सी पोजीशन पे आएंगे तो एक दूसरे के करीब आ गए। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी वही होगा, ये उसका ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन। ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ था, पहले ए पोजीशन पे था, अब वो सरक के कहाँ चला गया, बी पोजीशन पे। मतलब पहले ये जितने दूर में थे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, वो फास्फोरस के नजदीक चले जाएंगे, साथ ही वो एक दूसरे के भी नजदीक चले गए, यहाँ पे एक दूसरे के भी नजदीक चले गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में चालू हो जाएगा प्रतिकर्षण। सेम वहां पर भी होगा, यहां पर भी दोनों के बीच में चालू हो जाएगा प्रतिकर्षण। तो अब आप देखो कि यहां पर दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में दूरी कितनी होगी। ये यहां पर जो दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में जो दूरी होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, और यहां पर जो दोनों बॉन्ड पेयर है उनके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। कम दूरी होगी मतलब यहां पर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और ज्यादा प्रतिकर्षण होगा मतलब वो क्या करेगा, बॉन्ड को दूर धकेलेगा। और उसी तरह यदि फास्फोरस में हम देखें तो फास्फोरस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनकी स्थिति जो है नाइट्रोजन की अपेक्षा थोड़े दूर दूर में है, उनके जो बॉन्ड पेयर है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण कम होगा, और प्रतिकर्षण कम होगा मतलब इसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण कम है, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर होंगे वो थोड़े से पास में होंगे, और यहाँ पे क्या है, प्रतिकर्षण बढ़ गया। ठीक है, प्रतिकर्षण बढ़ गया तो क्या होगा, ये इस तरह से दूर फैलेंगे। तो यही वजह है कि देखिए जो pH3 होता है उसका बॉन्ड एंगल 93 डिग्री 5 मिनट का होता है, जबकि NH3 जो होता है उसका बंध कोण जो होता है 107 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे ठीक है बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो इसके नज़दीक आते हैं, नज़दीक आने की वजह से बॉन्ड पेयर में यहाँ पे प्रतिकर्षण ज़्यादा हो जाता है, प्रतिकर्षण ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड पेयर इसका बॉन्ड एंगल जो है इसका अधिक हो जाता है। जबकि pH3 में क्या करते हैं, pH3 में जो है यहाँ पे जो फास्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की तुलना में कम होती है, इसलिए ये बॉन्ड को तो खींचता है, साझे के इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर खींचता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं खींच पाता, जितना नाइट्रोजन खींचता है उतना नहीं खींच पाता। इस वजह से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है, इन दोनों में जो प्रतिकर्षण है नाइट्रोजन की अपेक्षा कम होता है, और कम होने की वजह से क्या होता है, इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी NH3 की मुकाबले ये कम हो जाता है। और वैसे ही जैसे हम AS3 का हम देखें तो AS3 में भी क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कम होगी, तो वो जो है साझे के इलेक्ट्रॉन को और कम ताकत से खींचेगा, तो यहाँ पर दोनों के बीच में प्रतिकर्षण भी कम हो जाएगा। क्लियर, तो उसका बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही वजह है यदि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी अधिक होगा। उसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल में देखिए PCl3, PBr3 और Pi3, तो इसमें भी हम किसी दो को उठा लेते हैं। तो जो PCl3 की संरचना है वो इस तरह से हो जाएगी, और आपका PBr3 जो है इस तरह का हो जाएगा। संकरण देखें, दोनों का स्ट्रक्चर देखें, दोनों में लोन पेयर की संख्या, बॉन्ड पेयर की संख्या जो है वो एक जैसी होगी। अब इनमें बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होता है उसको हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अब जो सेंट्रल एटम है, ये केंद्रीय जो परमाणु है वो दोनों में एक ही है फास्फोरस, लेकिन इससे जो बंधी परमाणु जुड़ा हुआ है, अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है इसको,
बंधी जो परमाणु है, जो अदर एटम्स हैं, उनकी ऋण विद्युता कैसी होती है। तो अब यहाँ पे देखें केंद्रीय परमाणु दोनों में एक जैसा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो आप, तो जो फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, यहाँ पे सहसंयोजक बॉन्ड बना है, मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा, इस तरीके का। क्लियर। अब आप देखो कि फास्फोरस और क्लोरीन दोनों में किसकी ऋण विद्युता अधिक होती है, तो दोनों में क्लोरीन की ऋण विद्युता क्या है, अधिक होती है। तो अब फिर से वही काम करते हैं, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं एक लाइन, और ये पोजीशन को हमने नाम दे दिया ए पोजीशन, फिर ये पोजीशन आपका बी पोजीशन, और ये हो जाता है आपका सी पोजीशन, इस तरह से। फास्फोरस और क्लोरीन है, क्लोरीन के बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होना चाहिए, उसको ए पोजीशन पे होना चाहिए, इस पोजीशन पे दोनों के बीच होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो क्या करता है, ये साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको खींच लेता है, और वो कहाँ आ जाता है, सी पोजीशन पर आ जाता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है। दूसरी तरफ हम यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी फास्फोरस और ब्रोमीन दोनों के बीच में क्या होगा, सहसंयोजक बंध, मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, दोनों के बीच में। इसको हमने फिर से नाम दे दिया ए पोजीशन, ये आपका बी पोजीशन, और ये आपका सी पोजीशन। तो अब यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, अब फास्फोरस और ब्रोमीन इन दोनों के ऋण विद्युता में भी अंतर है, और इन दोनों में कौन सा ज्यादा ऋण विद्युतीय होगा, तो ब्रोमीन होगा। तो ब्रोमीन क्या करता है, अब साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को किसने खींचा, क्लोरीन ने अपनी ओर खींचा। सेम वही है, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है इसको ब्रोमीन अपनी ओर खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया बी पोजिशन पे। इस तरह से होना चाहिए था ए पोजीशन में, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए उसने अपनी ओर उसको खींचा, और खींचा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ए पोजीशन से सरक करके बी पोजीशन पे आ गया। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी जो साझे के इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कहाँ होगा, ये इस तरह से ए पोजीशन, बी पोजीशन, और ये सी पोजीशन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी ब्रोमीन खींचेगा ना भाई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको भी ब्रोमीन खींचेगा। तो इस पोजीशन को छोड़ करके कहाँ आ गया, वो इस पोजीशन पर आ गया, ऐसा ये इस पोजीशन पर आ गया जो है साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। ये कौन सा पोजीशन, इसको हमने नाम दिया बी पोजीशन। यहाँ पर भी सेम वही होगा, ये मान लो साझे का इलेक्ट्रॉन उसको होना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ ना हो करके वो कहाँ सरक गया, यहाँ पे, ये सी पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ सरक के आ गया, ये सी पोजीशन पे, जैसा हमने यहाँ पे किया वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को इसने क्लोरीन ने अपनी ओर खींच लिया। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जैसे क्लोरीन ने इसको खींचा तो कहाँ आ गया, वो सी पोजीशन, यहाँ पर भी सी पोजीशन। तो अब आप देखो कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, यहाँ पर, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसा था, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तब उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसको आप देखिए। उसी तरह यहाँ पे देखें तो जब इलेक्ट्रॉन ए पोजीशन पे था तब उनके बीच का डिस्टेंस ये, और अब कहाँ है, जब वो बी पोजीशन पर है तब उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ऐसा। क्लियर, मतलब कि जैसे क्लोरीन उसको खींचेगा, मतलब वहां पे जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ब्रोमीन की तरफ सरक जाएंगे, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन उसको ज्यादा ताकत से खींच रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, ब्रोमीन से। तो ब्रोमीन जो है साझे के इलेक्ट्रॉन को ए पोजीशन से खींच के बी पोजीशन तक ले आया, लेकिन क्लोरीन क्या किया, ये ज्यादा ताकतवर है, वो ए पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म था उसको उसने और ज्यादा खींचा, और बी की जगह सी पोजीशन पे ले आया और अपने नजदीक ले आया। तो अब क्या हो रहा है कि यहां पर देखो इनके बीच का डिस्टेंस, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। यहां पर भी देखिए, पहले यहां था डिस्टेंस कम था, यहां पे आ गया बी पोजीशन पे लाया, किसने ले आया, ब्रोमीन ने ले आया, तो उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन यहां पर क्या है, क्लोरीन ने ज्यादा ताकत से खींचा, इलेक्ट्रॉन को ए से सीधा कहां ले आया, सी पोजीशन पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इनमें प्रतिकर्षण कम हो गया, और प्रतिकर्षण कम होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो इस तरह से सिकुड़ जाते हैं, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो हो जाता है कम। दूसरी तरफ जो बॉन्ड पेयर हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है इनके मुकाबले कम है, और कम है मतलब यहाँ पे प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा मतलब बॉन्ड पेयर को वो दूर धकेलेंगे, दूर धकेलेंगे मतलब इनका बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। बंधी जो परमाणु है यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। क्लियर, देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, ब्रोमीन का कम होता है, इसलिए यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, और क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो
कम हो जाता है। और इसी से, इस टॉपिक से बहुत सारे, मैंने पहले बोला था, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देंगे कि NH3 और PH3 में किसका बंध कोण अधिक होता है, क्यों, कारण सहित बताइए। या यहाँ से उठा के पूछ देगा कि PCl3 और PBr3 में किसका बंध कोण कम होगा, कारण सहित बताइए। ऐसा कुछ भी पूछ देगा। या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा, कोई भी 4 बताएगा, इसमें किसका अधिक किसका ज़्यादा बताइए। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई सारे घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं और यदि आपने इसको समझ लिया तो ये एकदम सरल हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।